नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग इकोलॉजी में आज 24th लेक्चर देखेंगे और 24th लेक्चर में जैसा कि मैंने इसके 23 लेक्चर में बताया था कि 24 लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मतलब कि वायु प्रदूषण में ही पॉल्यूटेंट देखेंगे। मतलब प्रदूषक क्या क्या होते हैं। प्रदूषक में सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग वाष्पशील कार्बनिक यौगिक क्या होता है। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक क्या होता है, इसका मुख्य इंडोर स्रोत जो होता है, इसका मुख्य स्रोत जो होता है इत्र होता है, हेयर स्प्रे होता है, फर्नीचर होता है, पॉलिश, गोंद, एयर फ्रेशनर, पतंग प्रतिरोधी, लकड़ी के संरक्षक और अन्य उत्पाद होते हैं। जैव प्रदूषक क्या होता है, याद रखें कि पोल्यूटेंट में या प्रदूषक में ही हमने पहला पढ़ा वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, दूसरा है जैव प्रदूषक। या इसमें क्या क्या होता है, पौधे, पतंगों और पालतू जानवरों, कवक, परजीवी या कुछ बैक्टीरिया से परागण होना चाहिए, परागण शामिल होता है। ठीक। फॉर्मल्डिहाइड थर्ड पार्ट है इसका। यह मुख्य रूप से कालीन, कार्डबोर्ड और इंसुलेशन फोम से मिलती है। इसे आंखों और नाक में जलन होने लगती है और एलर्जी भी इसी से हो जाती है। अब आगे राडोन क्या होता है, यह एक ऐसी गैस है जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी से उत्सर्जित होती है। आधुनिक घरों में खराब वेंटिलेशन होने के कारण या घरों के अंदर सीमित होती है और फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाती है। हम, आप या फिर बहुत सारे लोग अभी भी दिमाग में हमारे होता है कि कैंसर किसकी वजह से होता है। तो कैंसर सिर्फ पता है कि गुटखा, शराब या दुनिया भर की चीज़ों का सेवन करने से ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कैंसर का जिक्र किसकी वजह से हुआ, जो है राडोन एक जो है गैस है, ये प्राकृतिक रूप से मिट्टी से उत्सर्जित होती है और घर में जब खराब वेंटिलेशन होता है तो उसके कारण यहाँ पर कैंसर घर के अंदर ही जब रहेगी तो हो सकता है कि कैंसर हो जाए लोगों को। अब इसी प्रकार है फ्लाई ऐश, इसके ऊपर यूपीएससी ने और यूपीपीसीएस ने खूब क्वेश्चन पूछा है और कई बार पूछा है। 2-3 सालों से कंटिन्यू इसके पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही है। जब भी ठोस सामग्री का दहन होता है तो इससे राख या फ्लाई ऐश का उत्पादन होता है। कोई भी ठोस सामग्री जिससे राख बन जाए, कोयला है, कोयले से राख बनेगी, उसका प्रयोग आजकल तो बहरहाल सड़कों में भी होने लगा है, वही आपका फ्लाई ऐश होगा। और फ्लाई ऐश के ऊपर कौन कौन सी गैसेस के अंतर्गत पाई जाती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन पेपर में पूछ रखी हैं और यूपीपीसीएस में इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपीपीसीएस ने भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, आगे देख लेते हैं। संरचना की बात करें, कंपोजिशन या संरचना की बात करें तो एल्युमिनियम सिलिकेट बड़ी मात्रा में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 और कैल्शियम ऑक्साइड CaO। फ्लाई ऐश, जैसे कि यहाँ पर फ्लाई ऐश एक ये फ्लाई ऐश आपका कौन सा पार्ट था, जैसे वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, जैविक प्रदूषक, फॉर्मल्डिहाइड, राडोन, फ्लाई ऐश, ये 5 पॉइंट आपको मैंने बताए थे प्रदूषक के अंदर। उसके बाद संरचना बताई, संरचना के बाद संरचना में ही अभी आपका फ्लाई ऐश का कण ऑक्साइड समृद्ध होते हैं और सिलिका और एल्युमिनियम लोहे के ऑक्साइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम विषाक्त भारी धातुओं जैसे सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर से मिलकर बने होते हैं। वायु प्रदूषक के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से, जैसे कि हम लोग को पता है कि जो जलने से क्या क्या उत्पन्न होता है, पहले पढ़ चुके हैं, तो वहां फिर से आप देख लीजिए कि जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में सल्फर ऑक्साइड SO2, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि गैसें विमुक्त होती हैं। ऑटोमोबाइल और थर्मल पावर प्लांट से नाइट्रेट ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और ये सब विमुक्त होती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब यहाँ के जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट एग्जामों में, स्टेट पीसीएस के, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टेट यूपीपीसीएस में बात करें या फिर बिहार पीसीएस की हम बात करें, यूपी बिहार की बात करें
तो इस टाइप में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर फार्मूले के साथ पूछ लेते हैं, या तो फिर इनके नाम ही पूछ लेंगे, उनका फार्मूला पूछ लेंगे, इनको किससे डिनोट किया जाता है। फैक्ट में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आगे आ जाइए, आगे देखते हैं कि उद्योग ऑटोमोबाइल धातु निकल, उद्योग ऑटोमोबाइल धातु निकल, आर्सेनिक, सीसा आदि इसके अंतर्गत आ जाएगा। फ्लोराइड, प्रकाश, रासायनिक धुंध, फोटोकेमिकल्स, स्मोग आदि ये विमुक्त होते हैं। सीमेंट उद्योग, वाहन, घरेलू ईंधन, अन्य उद्योगों से निलंबित कणकीय पदार्थ उत्पन्न होते हैं। बेसिकली ये दिल्ली में कुछ ज़्यादा एक्टिव हैं। कहाँ पर? दिल्ली में ये कुछ ज़्यादा एक्टिव हैं, इसीलिए अक्सर देखिए जब इस कुछ ज़्यादा हो जाता है, वाहन, घरेलू ईंधन, अन्य उद्योग, निलंबित कणकीय पदार्थ जो आपका होता है, ये दिल्ली में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो हाई कोर्ट या दिल्ली गवर्नमेंट इवन आर्ट जैसे कुछ सिस्टम लेके आती है और बहुत सारे सुविधाएं लगा दी जाती हैं, कंपनियां बंद कर दी जाती हैं। तो जब पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, एक स्तर से ज़्यादा, तो इन कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है। आगे अब हम वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण के विषय में जान लेते हैं। तो कारण में जैसे कि आप सबको पता है कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। वाहनों में जीवाश्म ईंधन का दहन, जब वाहन चलते हैं आपके, मान लीजिए गाड़ियाँ चल रही हैं, आप पेट्रोल भराएंगे, डीजल भराएंगे, जब वो चलेंगी, पेट्रोल डीजल आप भराएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका दहन मतलब उनका जलना होगा तो बाहर गैसें निकलेंगी, वो गैसें निकलेंगी और इस शुद्ध वातावरण में जब मिलेंगी, तो शुद्ध वातावरण में एक सीमित लेवल तक ही तो शुद्ध वातावरण है, क्योंकि पेड़ पौधे तो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। मतलब भाई शहरों में आप कितने जगह पेड़ पौधे देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर के रेंज में आपका शहर बसा हुआ है, या 100 किलोमीटर के रेंज में बसा हुआ है ना, तो वहां पर हार्डली आप 10-12 जगह पे पेड़ देखने को पाओ, नहीं तो पेड़ ही नहीं है। जो पेड़ होंगे नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कौन करेगा? तो यहां से भारी मात्रा में मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकली, लेकिन उसका ऑब्जर्वेशन, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए था, उसको उस हिसाब से वो एनर्जी नहीं मिल पाई। जब वो एनर्जी नहीं मिल पाती तो वही जितना ऑब्जर्व होता है, उसके बाद जो बचता है वो पोल्यूशन का रूप ले लेता है। तो वही ये बता रहे हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, रेफ्रिजरेटर और एसी आदि के द्वारा निकलने वाली गैसें, जो कि इसके पहले की बताया हुआ है। किसी कार्यों में कीटनाशी एवं जीवाणुनाशी दवा का उपयोग, फर्नीचर पर की जाने वाली पॉलिश, स्प्रे, पेंट बनाने में प्रयुक्त होने वाला विलयक, कूड़े कचरे का सड़ना और नालियों की सफाई न होना और आए दिन नालियों का भर जाना, उन नालियों के द्वारा रास्ते भर में गंदगी फैल जाना, ये सब कुछ इसके कारण हो सकते हैं। 2024 तक भारत $5 खरब वाली अर्थव्यवस्था के सपने पर पानी फेर सकता है। यह वायु प्रदूषण कैसे? वायु प्रदूषण से होने वाला आर्थिक नुकसान 2024 तक भारत के 5 खरब ट्रिलियन जिसको बोलते हैं डॉलर इकोनॉमी बनने में के सपने को साकार होने से रोक सकता है कि आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि द लेसेंट की ओर से दिसंबर 2020 को जारी एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया कि 2019 में भारत में 17 लाख मौतें जो हुई हैं वो प्रदूषण के कारण हुई हैं, जो देश में वायु प्रदूषण कारण हुई हैं, जो देश में होने वाले कुल मौतों का 18% है। ये डेटा आप मेंस एग्जाम में यूज कर सकते हैं। वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों और रुग्णता और के कारण भारत ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 1.4% खो दिया है। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आगे वायु प्रदूषण में ही आगे देख लीजिए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नीतिगत उपाय क्या क्या हैं। पॉलिसी ऑफ मेजर ऑफ पर्यावरण एंड वन मंत्रालय। तो पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 2009 में अपनी अधिसूचना के माध्यम से थर्मल पावर स्टेशन के 100 किलोमीटर के दायरे में सभी निर्माण परियोजना, सड़क, तटबंध कार्यों और निचली भूमि के भरने के कार्यों में फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया। इसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि फ्लाई ऐश का यूज कहाँ होता है। तो जो सड़कें बनती हैं उनमें किसका उपयोग होगा? फ्लाई ऐश के राख जो होती है ना, उनका इस्तेमाल आप करो।
ताकि पोल्यूशन कम हो। थर्मल पावर प्लांट या थर्मल पावर स्टेशनों के 50 किलोमीटर के दायरे में खदान भरने की गतिविधियों में फ्लाई ऐश का उपयोग अनिवार्य। संग्राहक की अगर बात करें तो इनका उपयोग दूषित वायु से कणों को अलग करने के लिए किया जाता है। स्कर्ब्स की बात कर हम करें तो इनका उपयोग सूखी और गीली पैकिंग सामग्री के माध्यम से धूल और गैस दोनों के लिए वायु को साफ करने के लिए किया जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में ही। यूपीएससी, अब मैं इसलिए बार बार बताता हूं कि पेपर इंपॉर्टेंट है। अगर यूपीएससी निकालना है तो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर रखा है कि कहां से कौन कौन पॉइंट से क्वेश्चन बना रहा है यूपीएससी, तो प्रीलिम नहीं रुकेगा आपका, एटलीस्ट जीएस तो नहीं दिखेगा, क्योंकि आजकल सीसेट का कहा नहीं आ सकता। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जीएस बहुत अच्छा जा रहा है लेकिन सीसेट नहीं जा रहा, क्योंकि सीसेट का एक स्तर बहुत एक स्तर से बहुत ज्यादा ऊपर उठा दिया है। ऐसा नहीं कि टफ कर दिया है, बात टफ की नहीं है कि आप 10 फार्मूले लगाओगे तब क्वेश्चन निकलेगा। समझ, इतना 2 घंटे का तो टाइम होता है और उसमें हमें 3-3 पन्ने इतना बड़ा एक बना के, समझिए इतना बड़ा एक पूरा स्टेटमेंट देंगे, उसको हमें पढ़ के उसके बाद नीचे सॉल्व करके आंसर देना है। हम पढ़ें भी और पढ़ के अगर सॉल्व भी अच्छे से कर लें तो 10-12 क्वेश्चन कर सकते हैं, 15 क्वेश्चन कर सकते हैं, 80 क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ, अब 80 में ये कह सकते हैं कि 24 क्वेश्चन तो आपके 24 से 28 क्वेश्चन के बीच में तो आपका पैसेज आ जाता है, तो चलो उसको भी निकाल दो। फिर 52 से लेकर के 56 के बीच में तो आते हैं, रहते तो नहीं कि बीच में है ना उसके मैथ के ओरिजिनिंग क्वेश्चन, तो वो भी दिक्कत तो है। पैसेज पढ़ के ही नहीं पास होया जा सकता है, वही चीज। ठीक, क्वेश्चन को आप पढ़िए खूब अच्छे से, जितना एनालिसिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर करिए, तभी एग्जाम निकलेगा। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा सरकार की पहले क्या क्या रही हैं अभी तक वायु प्रदूषण को लेकर के। तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम को लाया गया है। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 में लाया गया था। बेसिकली इसका काम ही यही था, क्या, वायु प्रदूषण को नियंत्रण करना। बाद में और बहुत सारे काम हो गए इसके। तो भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के नाम से भी जाने जाने वाला वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को निष्पादित कर रहा है। भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों को पूर्ति करने हेतु शुरू किया गया। पहला, नेस्क्यूएस के अनुपालन का पता लगाना है, मतलब कि नेट जो पोल्यूशन हमारे यहाँ कितना हो रहा है, किस स्तर पे हो रहा है, और क्वालिटी क्या है हमारे यहाँ जो है वायु की, उसके विषय में। ठीक, गैर प्राप्त शहरों की पहचान करना, गैर प्राप्ति शहरों की पहचान करना कि कहाँ कहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है, कहाँ कहाँ पे थोड़ा कम है। वातावरण में सफाई की प्राकृतिक प्रक्रिया को समझने के लिए, निवारक और सुधारक उपाय करने के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो किस लेवल पे बढ़ रही है, और ये जो आपका एसपीएम है, अभी मैंने इसके पहले बताया आपको, पीएम पर्टिकुलेट मैटर जो होता है आपका, वो किस लेवल बढ़ रहा है, उनको उनकी निगरानी के लिए भी ये काम लाया गया। ठीक है, और उनकी गुणवत्ता को मापने के लिए भी इनका राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम ये सब काम करता है। आपका क्या करता है, ये सारे काम, मतलब कि एक प्रकार से लेकर के इनिशियल स्टेज से लेकर के उच्च लेवल तक, जब तक ये वायु प्रदूषण आपका बढ़ता रहता है तब तक उनकी निगरानी और उनके सुधारात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम आपके राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी का है। तो बेसिकली वो जब रिकमेंडेशन में डाल देते हैं तो चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक को 1982 में अधिसूचित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो स्वास्थ्य मानदंडों और भूमि उपयोग के आधार पर 1994 में विधिवत संशोधित किया गया है। नवंबर 2009 में 12 प्रदूषकों के लिए राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक 12 प्रदूषकों के लिए राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक पर पुनः गौर किया गया और इसे संशोधित किया गया, जिसमें शामिल कौन कौन से हैं, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये रट डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और यूपीपीसीएस तो पूछेगी ही पूछेगी, क्योंकि वहां फैक्ट आते हैं, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होती है। यहां 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, 16 में पूछा गया है। ठीक है,
तो ध्यान से देख लीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड कणकीय पदार्थ जिनका आकार 10 माइक्रोन से कम है, PM10 पार्टिकुलेट मैटर अभी जिसका नाम हम ले रहे थे जिसका आकार 2.5 माइक्रोन, PM 2.5, ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, निकेल, बेंजीन, अमोनिया, बेंजोपाइरेन, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए, पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है कणकीय पदार्थ जिनका आकार 10 माइक्रोन से कम हो, PM10 जिसको बोलते हैं। इसी प्रकार PM 2.5 आ जाता है, फिर ओजोन आ जाता है, लेड आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, आर्सेनिक, निकेल और बेंजीन, अमोनिया, बेंजोपाइरेट शामिल है। यूपीएससी ने क्या किया कि ये एक प्रकार का इंडेक्स बना रखा है। भाई जब ये एक इंडेक्स है तो ये राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए ये इंडेक्स है। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत जो इंडेक्स बना गया है उसमें कौन कौन सी गैसें शामिल हैं। ये क्वेश्चन बना करके यूपीएससी ने पूछा था, पेपर उठा कर देखेंगे तो डायरेक्ट आया है, 16 या 17 में आया है ये क्वेश्चन। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया तो ये बनाया और उसमें एक गैस डाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड को, उसके साथ में कार्बन इन गैसों में जैसे 5-6 गैसें डाल दी, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी डाल दिया। तो सोचो वो क्लू था कि आपने ध्यान से पढ़ा होता तो इसमें वो क्या नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी ही नहीं। तो अब जो इंडेक्स बना रखा है इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, तो उसको जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आप हटाते तैसे ही आंसर आ जाता। ऐसे ही क्लू है। तो सिस्टम पूरा गेम के ऊपर आधारित है यूपीएससी प्रीलिम का। मतलब यूपीएससी प्रीलिम पूरा गेम है, अगर आपने क्लू ढूंढ लिया तो आपकी विजय। ठीक है, अब इसी प्रकार से वायु प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 आया गया। इसका उद्देश्य क्या था? प्रदूषण में कमी, रोकथाम, नियंत्रण, वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना, वायु प्रदूषण से बचाव और रोकथाम के लिए बोर्ड की स्थापना करना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें तो ये जैसा कि मैंने बताया एक संवैधानिक निकाय है, इसका गठन 1974 में हुआ था जल रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए। अधिनियम के अंतर्गत किया गया था वायु रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1988 के अधीन इन शक्तियों को कार्य सौंपा गया। मतलब एक